जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा IAS एकेडमी में। और ये हमारी पॉलिटी की जो सीरीज चल रही थी उसका अगला लेक्चर है। और अब तक हमारे मौलिक अधिकार तक हमने ख़त्म कर दिए हैं, यानी कि मौलिक अधिकार के जितने सारे सेक्शन बन सकते थे, क्वेश्चन बन सकते थे, वहाँ तक हमने पूरी कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन आसानी से आपके सॉल्व हो जाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर है हमारा DPSP, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो इसी को लेकर के आज हम चलेंगे। लेकिन मेरी शुरुआत से कोशिश यही रही है कि आपको मैं कोई भी चैप्टर कराऊं या कोई भी टॉपिक कराऊं तो मैं उसकी आपको शब्दावली से परिचित कराऊं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो संविधान जो है, संविधान की जो शब्दावली है उसी में उसका अर्थ छिपा होता है। लेकिन हमें थोड़ी पहचानने की देरी होती है और थोड़ा रिवीजन करने की देरी होती है, या फिर अगर कोई टीचर अच्छे से पढ़ा दे तो और चीज़ें आसान होती चली जाती हैं। तो उसी कोशिश को आगे लेकर जाऊंगा मैं, क्योंकि मेरी शुरुआत से कोशिश यही है कि आपको शब्दावली में कोई प्रॉब्लम ना आए और एग्जाम ओरिएंटेड जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको सही तरीके से कराऊं। ठीक है, तो चलिए स्वागत करते हैं आपका अगले लेक्चर की ओर। तो पहले हम यही बात कर लें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आखिर ये शब्द जो है, जो ये शब्द है, ठीक है, इस शब्द का तात्पर्य क्या है। जैसे कि अगर आपसे कभी कोई पूछने लगे या कभी एग्जाम में आ ही जाए कि जो नीति निर्देशक जो ये शब्द है, ठीक है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको शब्द से परिचित कराऊं। देखो इसका मतलब क्या है, अगर इसका हम सिंपल मतलब ये देखें तो ये क्या कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहाँ राज्य, स्टेट किसको बोला गया, ध्यान रखना। मैंने आपको आर्टिकल 12 कराया था मौलिक अधिकार के अंतर्गत, उसमें मैंने राज्य की परिभाषा बताई थी आपको। राज्य क्या होता है, विधानमंडल, संसद, ठीक है, और जो स्थानीय प्राधिकरण पंचायतें, ठीक है, और जो गवर्नमेंट इकाइयाँ होती हैं, उसके बाद ONGC है और सेल है, ये सब क्या है, ये सब सारी राज्य के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब ये क्या होता है, आखिर इस नीति निर्देशक तत्वों की आवश्यकता क्या पड़ी संविधान में, हम थोड़ा इस पर बात करते हैं। क्योंकि आपने मौलिक अधिकार मैंने पढ़ाए आपको, क्योंकि देखो मौलिक अधिकार की हमें जरूरत थी। जरूरत क्यों थी, क्योंकि हमारे यहाँ क्या था, ब्रिटेन का शासन था और 100-150 साल तक ब्रिटेन ने हमारे ऊपर शासन किया है। तो हमें वो स्वतंत्रता नहीं मिल पाई जो हमको एक्चुअल में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने मौलिक अधिकारों को तो ऐड कर दिया। लेकिन अब बात आगे आती है कि हमको मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमको स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन और बहुत सारी नीड होती हैं और बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, लेकिन उसका जो कह सकते हैं उन चीज़ों को क्या है, फॉलो नहीं किया गया। उसके बाद जब मौलिक अधिकार जब हमने समाहित कर लिए, तब हमें लगा कि अब हमें कुछ आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि हमें अब समाज की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो उसी को देखते हुए देखो इसका मतलब क्या होता है, नीति निर्देशक तत्व। देखो निर्देश का मतलब क्या होता है, मतलब एक हम देख सकते हैं, मतलब निर्देश देना। ठीक है, निर्देश देना, निर्देश देना। ठीक है, और नीति का मतलब तो जानते हो आप, पॉलिसी जो बनाते हैं हम। तो इसका सिंपल मतलब क्या है शब्द का, इसका सिंपल मतलब है कि जो राज्य है, राज्य कोई भी नीति बनाए, कोई भी कानून बनाए, ठीक है, तो इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रख करके बनाए। देखो ये क्या होते हैं, एक जो सारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं ना, वो सारे क्या हैं, एक हिसाब से देखा जाए तो ये सारे मॉडल हैं। ये क्या है, सारे मॉडल हैं। ये है मॉडल। मॉडल किस सेंस में मॉडल है, ये मॉडल है। अब देखो ये है राज्य, ठीक है, ये है राज्य, ठीक है। अब राज्य को कोई कानून बनाना हो, राज्य को सपोज करो कोई कानून बनाना है, ठीक है, तो कानून बनाने के लिए उसके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। जैसे कि यदि हमें कोई काम करना है तो हमारे पास कुछ ना कुछ बेसिक चीज तो होंगी, उसके आधार पर हम वो काम करेंगे। इसी प्रकार से यदि राज्य को कोई कानून बनाना है तो वो कानून ऐसा हो कि वो समाज कल्याण के लिए हो, लोगों के हित के लिए हो। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए राज्य क्या करेगा, ये नीति जो DPSP हैं, नीति निर्देशक जो तत्व हैं, इनको क्या करेगा, इनको बनाएगा आधार। ठीक है, इनको बनाएगा आधार और इनके आधार पर बना देगा कानून।
इन्हीं के आधार पर बना देगा कानून। अगर कोई भी सरकार या कोई भी राज्य यदि इन डीपीएसपी के जो आधार यानी डीपीएसपी में जो आर्टिकल दिए गए हैं यदि इनको ध्यान में रखकर यदि कोई भी सरकार कानून बनाएगी तो वो समाज के लिए बेहतर होंगे, यानी कि उन पर किसी भी प्रकार से हम आरोप नहीं लगा सकते कि आपने कानून कैसा बना दिया, क्योंकि डीपीएसपी में जो बातें बोली गई हैं वो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वो बातें इतनी महत्वपूर्ण है व्यक्ति के विकास से संबंधित, व्यक्ति के उद्योग धंधों से संबंधित और पंचायतों से संबंधित बहुत सारी बातें बोली गई हैं उसमें। तो आप बेसिकली बात है देखा जाए यदि सरकार यदि इनको ध्यान में रखकर अगर कोई भी नीति बनाएगी, कोई पॉलिसी बनाएगी, कोई कानून बनाएगी तो वो कानून क्या होंगे, बेहतर ही होंगे। क्योंकि जो डीपीएसपी होते हैं ये क्या करते हैं, ये समाज कल्याण यानी कि जो कह सकते हैं हम जो सामाजिक कल्याण की बात करते हैं, सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, ठीक है। ये क्या मौलिक अधिकार जो होते हैं वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, और जो डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, एक सामाजिक कल्याण की बात करते हैं, एक सामाजिक कल्याण पर आधारित राज्य की बात करते हैं, ठीक है। तो उसी को देखते हुए आज हम बात करेंगे। अब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि डीपीएसपी संविधान में क्यों लाए गए। ये इसलिए लाए गए जो राज्य हैं या सरकारें हैं अगर कोई भी नीति बनाए, कोई भी कानून बनाए तो इनको ध्यान में रख कर के कानून बनाए तो वो कानून क्या होगा, वो समाज के लिए कल्याणकारी होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की ओर। और हम लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आपको अब कुछ बेसिक जो फैक्ट है उनके बारे में बताएंगे, ठीक है। बेसिक फैक्ट जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। हम उनकी बात करेंगे। अब पहले यही बात कर लेते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस आर्टिकल में कहाँ से कहाँ तक हैं। ध्यान रखना ये तत्व जो हैं ये भाग 4 में है, ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। आपसे सिंपल यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो संविधान के किस भाग में समाहित हैं, तो भाग 4। उसके बाद अगला आता है कि किस अनुच्छेद में है, तो ये 36 से लेकर के 51 तक, यानी कि 36, 37, 38, 39, 40 और 51 तक जो अनुच्छेद हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बनता है, अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए, यानी कि हमने संविधान में उनको रखा है, हमने प्रेरणा कहाँ से ली है। जैसे कि हम बात करते हैं मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए थे, अमेरिका से उदाहरण लिए थे, हमने वहाँ से देखा था कि मौलिक अधिकार जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो हमने वहाँ से भी प्रेरणा ली। इसी प्रकार से डीपीएसपी को बनाने के लिए हमने प्रेरणा कहाँ से ली है, आयरलैंड से। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है या फिर किस देश से प्रेरित हैं, तो ध्यान रखना आयरलैंड के संविधान से। ये स्टार लगा लेना यहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। अगला है एक कथन बोला है, यानी कि इनको विशेषता वाला तत्व किसने बोला है, यानी कि क्वेश्चन आएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को विशेषता वाला तत्व किसने बोला है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इस पे स्टार लगा लेना, ठीक है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि जो डीपीएसपी है ये विशेषता वाले तत्व हैं, इनकी मतलब ये बहुत स्पेशल हैं और स्पेशल एलिमेंट है इसमें, तो इनकी बात कही है इसमें। तो क्वेश्चन आएगा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्या कहा था, तो क्या कहा था, राज्य के विशेषता वाले तत्व। और मौलिक अधिकार के बारे में भी अम्बेडकर ने एक बात बोली थी। कौन सी बात बोली थी, बात यह बोली थी कि जो आर्टिकल 32 है वो संविधान की आत्मा है। ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है मौलिक अधिकार के साथ साथ डीपीएसपी संविधान की आत्मा और दर्शन है। आत्मा और दर्शन किस सेंस में, क्योंकि जब आपने मेरे साथ प्रस्तावना पढ़ी थी तो मैंने प्रस्तावना में आपको बहुत सारी चीज बताई थी, यानी कि सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की थी, ठीक है, वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की बात की थी। तो यानी कि ये क्या है, ये सब संविधान की आत्मा है। यानी कि जो मौलिक अधिकार को हम संविधान की आत्मा और दर्शन बोल देते हैं, उसी प्रकार डीपीएसपी को भी संविधान की आत्मा और दर्शन बोला जाता है। अब आते हैं इसकी विशेषता की बात कर लेते हैं थोड़ी। देखो विशेषता से क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं बनेगा, लेकिन एक बात हमको याद रखनी है इसमें, क्योंकि विशेषताओं से पीसीएस में स्टेटमेंट में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। किस आधार पर पूछ सकता है, जैसे कि आपसे पूछेगा कि राज्य कानून बनाते समय इनको ध्यान में रखेगा या नहीं रखेगा। तो ध्यान रखना, मैंने शुरुआत में यही बताया है कि डीपीएसपी का मतलब ये होता है कि जब सरकार अगर कोई भी कानून बनाए या नीति बनाए
तो उनको क्या करें, इनको ध्यान में रख करके बनाए। तो उसी को देखते हुए अगला है, राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं। अब आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक विषयों से संबंधित क्यों हैं, देखो इसलिए महत्वपूर्ण है। देखो, ये आर्थिक की बात करता है, सामाजिक की बात करता है और राजनीतिक विषयों की बात करता है। अब देखो, अब इन शब्दों को बताना, क्योंकि तो किताब में क्या है, शब्द लिख कर छोड़ दिए गए हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि आपको शब्दावली को लिंक कराते चलूं, और जिससे क्या होगा कि अगर आप कभी आंसर लिखने भी बैठो तो एक आंसर भी लिख पाओ। देखो, आर्थिक का मतलब क्या है, आर्थिक का मतलब ये है, यानी कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो नेहरू जी की पॉलिसी थी समाजवादी पॉलिसी। ठीक है, उनका क्या था कि वो समाजवादी सिद्धांत से प्रेरित थे। तो इसी को देखते हुए उन्होंने कहा था कि जो संसाधन है, जो देश में जो आर्थिक संसाधन है, वो किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित ना हो जाए, यानी कि सभी को समान रूप से वितरण होना चाहिए। यानी कि कोई ऐसा ना हो कि जिसके पास संसाधन बिल्कुल ना बचे और एक के पास संसाधन बहुत सारे हो जाएं। अब संसाधन का मतलब क्या है यहाँ पर, संसाधन का मतलब ये है, यहाँ पर संपत्ति से लगा सकते हैं, भूमि से लगा सकते हैं, और रोजगार से संबंधित मतलब संसाधन क्या है, जिससे हमारा जीव का जो मतलब जो हमारे जीवन की जो कह सकते हैं हम जीवन संचालित होता है। ठीक है, तो उन सब के बारे में बात करते हैं। सामाजिक का मतलब क्या है, देखो सामाजिक के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखोगे जो महिलाओं की स्थिति क्या है, वो बहुत बेहतर नहीं रही है शुरुआत से। तो ये डीपीएसपी जब आप पढ़ोगे 39 के बारे में, जब आर्टिकल 39 पढ़ोगे तो उसमें एक बात बोली गई है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही है, यानी कि महिलाओं को भी उतना ही वेतन मिलेगा जितना पुरुषों को वेतन मिलता है। ठीक है, और समाज में और कौन कौन सी बातें, जैसे कि एसटी, एससी और जो अन्य वर्ग हैं जिनके उनके आर्थिक हितों का और सामाजिक हितों का संरक्षण करना है, तो ये तो होगा हमारा सामाजिक। अब राजनीतिक विषयों क्या है, जब आर्टिकल 40 में पढ़ाऊंगा आपको, तो आर्टिकल 40 में क्या पंचायतों के बारे में बोला गया है, यानी कि ग्राम पंचायतों का गठन। ध्यान रखना, जब हमारा मूल संविधान बना था तब जो पंचायतें थी उनके बारे में कोई भी बात नहीं बोली गई थी। ये हाँ, आर्टिकल 40 में लिख तो दिया गया था कि ग्राम पंचायतों का गठन होगा, लेकिन गठन नहीं हुआ था। अब राजनीतिक तत्व इसलिए महत्वपूर्ण है, इसी को आधार बनाकर, आर्टिकल 40 को आधार बनाकर 73वां संविधान संशोधन हुआ, और उसी के आधार पर त्रिस्तरीय जो सरकार की आज हम बात करते हैं, यानी कि जो ग्राउंड लेवल पर, जो ग्राम स्तर पर जो पंचायतें हैं, वो इसी का परिणाम है। ठीक है, राज्य का कर्तव्य है कि विधि बनाते समय इसका इस्तेमाल करें। वही बात जो मैंने शुरुआत में बताई थी आपको, वही बात लिखी हुई है, यानी कि जब राज्य कानून बनाए, तो कोई विधि बनाए, नियम बनाए, तो इनको ध्यान में रख करके बनाएगा तो वो कानून बहुत बेहतर होंगे। ठीक है, अब अगली बात कर लेते हैं। चाहे गैर न्यायोचित पर संवैधानिक मान्यता के आधार पर न्यायालय इन्हें देखता है। अब एक और बात, अब तुम मूल अधिकार को याद करो। जब मूल अधिकार मैंने कराया था तो मैंने बताया था कि मूल अधिकार होते हैं वो न्यायोचित होते हैं। न्याय उचित का मतलब क्या होता है, उनका मतलब मैंने आपको बताया था, यदि मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। लेकिन यदि डीपीएसपी में जो आर्टिकल दिए गए हैं, यदि उनको सरकार लागू नहीं करती है या फिर कानून बनाते समय उनको ध्यान नहीं रखती है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। यानी कि ये क्या है, आप न्यायालय नहीं जा सकते और ना ही आप सरकार पर प्रेशर बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद 36 क्या बात कहता है, वही राज्य की परिभाषा। ठीक है, राज्य वैसा ही जैसा कि हमने 12 में पढ़ा है। ध्यान रखना, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी कि आप आर्टिकल 12 को याद कर लेना। 12 में राज्य के बारे में बोला गया है और 36 में भी राज्य के बारे में ही बोला गया है, राज्य क्या है। इतनी बात याद आई आपको। अब है अर्थव्यवस्था को सामाजिक अर्थव्यवस्था बनाना, यानी कि ये समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करता है, वही समाज कल्याण की, यानी कि जो राज्य हमें बनाना है वो सोशल वेलफेयर के मतलब सामाजिक कल्याण की स्थापना करनी राज्य के। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 37 पढ़ोगे तो 37 यही कहता है ये गैर न्यायोचित है, यानी कि यदि इनका पालन या इनको लागू नहीं होगा तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन ध्यान रखना, ये फिर भी महत्वपूर्ण क्यों है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि जो विपक्ष, जैसे कि इस समय क्या प्रेजेंट में जो वर्तमान सरकार है, यदि वो कोई भी नीति या कानून बनाती है, ठीक है, और उन कानून बनाते समय यदि इनको ध्यान में नहीं रख रही, तो जो विपक्ष होगा
तो विपक्ष मुद्दा उठाएगा कि भाई जो डीपीएसपी में बात बोली गई है अब उनको ध्यान में क्यों नहीं रख रहे, यानी कि विपक्ष द्वारा जो वर्तमान सरकार होती है उस पर दबाव बनाया जा सकता है नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से। ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन कभी इन फ्यूचर आ सकता है। अब इसका यदि हम उद्देश्य की बात करें तो इनके उद्देश्य क्या है, इनके उच्च आदर्श हैं। उच्च आदर्श से मतलब क्या है, ये इस स्तर की बात करते हैं कि समाज का किसी भी तरीके से कल्याण होना चाहिए, इसलिए क्या है, उच्च आदर्श हैं। स्वतंत्रता समानता बनाए रखना, ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण ना कि पुलिस राज्य का, इस पर स्टार लगा लेना आप, ठीक है। जो डीपीएसपी होते हैं वो क्या करते हैं, ध्यान रखना, सिंपल यही क्वेश्चन आएगा कि लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं ना कि पुलिस राज्य की। पुलिस राज्य का मतलब क्या है, पुलिस राज्य का मतलब यह है, यानी कि पुलिस राज्य का मतलब सिंपल यह है कि राज्य इस तरीका से शासन ना करे कि ना तो नागरिकों के अधिकारों की बात करे, ना उनकी स्वतंत्रता की बात करे, ना उनकी आर्थिक स्थिति की बात करे, वो क्या करे, अपना दबाव बनाकर रखे आप पर। तो ये होता है पुलिस राज्य। यानी कि आप देखते होंगे ब्रिटिशों का राज था वो पुलिस राज्य, उसे हम पुलिस राज्य की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि आप अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। यदि आप ऐसा करते हो तो आपके खिलाफ क्या होगा, कार्रवाई होगी। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। अगर यदि समाज कल्याण की बात है तो उसको समर्थन मिलता है, ठीक है, समर्थन मिलता है उसको, और आपकी बात को मानी भी जाती है। अगर बात तार्किक है, सही है और सर्वजन कल्याण के हित की बात है तो उसको माना भी जाता है, ठीक है। तो इतनी बात हो गई। अब अगली बात करते हैं हम आर्टिकल के बारे में इसके। तो देखो, यदि हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल की बात करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। देखो किताब में क्या है, किताब में इनको इस तरीका से डिफाइन कर रखा है, यानी कि 3 कैटेगरी डिवाइड करी हैं, समाजवादी, ठीक है, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। लेकिन ध्यान रखना, मूल संविधान में डीपीएसपी को किसी भी प्रकार से डिवाइड नहीं किया गया है। उसमें 36 से राज्य की परिभाषा शुरू करी है, 37 में उनको गैर न्यायोचित बोल दिया गया है, 38, 39, 40 और 51 तक उनको बस एक क्रम में बांधा गया है। लेकिन हमने अपनी सुविधा के अनुसार इनको 3 कैटेगरी डिवाइड कर ली है। कैसे, क्योंकि कुछ आर्टिकल में क्या है, पंचायतों के बारे में बात बोली है, यानी कि पंचायतों का समर्थन गांधी जी करते थे। गांधी जी ये कहते थे यदि आपको असली भारत देखना है तो वह तुमको भारत के गांव में ही मिलेगा, ठीक है। वो कुटीर उद्योगों की बात करते थे। इस आधार पर जो सुभाष चंद्र बोस और इनके विचार और अंबेडकर जी के विचार इनसे नहीं मिलते थे। यही कारण था गांधी जी जो थे वो अपनी जो परंपरागत पद्धति थी उसको अपनाने पर ज़्यादा महत्व देते थे। यानी कि जो हाथ से बनती वस्तुएं हैं, वो कहते थे कि हम मॉडर्न तो बने लेकिन इतने मॉडर्न ना बन जाएं कि हम अपने स्थानीय जो हमारे रोजगार हैं, हमारी स्थानीय परंपरा हैं, हम उनको भूल जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलो मैं आगे बताऊंगा आपको कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या बोला गया है। अब हम 3 कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो पहले हम समाजवादी सिद्धांत को पढ़ेंगे। ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या मूल संविधान में डीपीएसपी को वर्गीकृत किया गया है। ध्यान रखना, नहीं किया गया है। ये हमने अपनी सुविधा के अनुसार इनको क्या है, इसमें डाल लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं समाजवादी जो सिद्धांत हैं, इनका लक्ष्य क्या है। इनका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना। वही सामाजिक न्याय वही है जैसे कि मतलब अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको क्या है, उसको निःशुल्क कानूनी सहायता मिले, ठीक है। आर्थिक न्याय क्या है कि जो कह सकते हैं जो संसाधन है उन पर किसी एक वर्ग का प्रभुत्व ना हो, सभी को वितरण, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। तो ये इसकी बात करता है, सामाजिक जो समाजवादी सिद्धांत है वो इसकी बात करता है। अब आगे हम पढ़ते हैं इसको। अब अनुच्छेद 38 को पढ़ते हैं। देखो 36 को मैंने पढ़ लिया। 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा दी गई है। जो परिभाषा मैंने आर्टिकल 12 में आपको मौलिक अधिकार में कराई है वही यहाँ बोली है, आपको वहां के देखना। लेकिन मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। संसद, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब राज्य के अंतर्गत आती हैं। अनुच्छेद 38 क्या कहता है, अनुच्छेद 38 कहता है लोक कल्याण बढ़ाने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा, ठीक है, व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की असमानता को समाप्त करना।
यानी कि आर्टिकल 38 ये कहता है, सिंपल ये कहता है कि यदि लोक कल्याण को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आय के स्रोत, ठीक है, और जो हमारे कह सकते हैं संसाधन है, जो असमानता बनी हुई है, यानी किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम, तो उस असमानता को हमें खत्म करना है, यानी कि सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। अनुच्छेद 39 की बात करें, अनुच्छेद 39 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट किस सेंस में मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी थोड़ा हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इस सेंस में क्योंकि इसी में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, ठीक है। पहला हम बात कर लेते हैं 39 में सभी को जीविका के साधन मिले, यानी कि जो भारत के जो सभी व्यक्ति हैं सभी को क्या है, अपने जीवन को संचालित करने के लिए साधन मिलने चाहिए। अगला है सबके हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण, यानी कि यदि सभी व्यक्तियों का यदि हित देखना है, समुदाय का हित देखना है, तो जो भौतिक संसाधन हैं उनका समान तरीके से वितरण होना चाहिए। भौतिक संसाधन कैसे, जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, और ठीक है, और जिनसे क्या कर सकते हैं हम, जिनसे हम पूंजी प्राप्त कर सकते हैं, वो सब सारे भौतिक संसाधन होते हैं। धन और उत्पादन का सकेंद्रण रोकना, यानी कि धन और उत्पादन, यानी कि किसी एक ही व्यक्ति पर पैसा इकट्ठा ना हो जाए और ना ही एक ही व्यक्ति उत्पादन करने लगे, इस चीज को रोकना। अगला है पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, ठीक है, स्त्रियों और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। अब देखो ये क्या है, ये 39(1) हो गया, 39 का हो गया, 39 खा, 39 गा हो गया, 39 चा, ठीक है। तो ये 39 चा है, उसमें पुरुष स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात। आपसे सिंपल यही पूछा जाएगा कि जो स्त्रियों के और पुरुषों के लिए जो समान कार्य और समान वेतन की जो बात कही गई है वो किस आर्टिकल में, आर्टिकल 39 में। आपको दिमाग लगाना नहीं है बिल्कुल। आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि ये डीपीएसपी में है, मौलिक अधिकार में है, मौलिक कर्तव्य में, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, जो समान कार्य के लिए जो समान वेतन की जो बात कही है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कही गई है, ठीक है। उसके बाद है, अगर हम अगला पढ़ें, बालकों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर मिलने चाहिए, यानी कि जो बच्चों की जो बढ़ने की जो अवस्था होती है, जैसे कि हम कह सकते हैं जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं उनका खान पान इस तरीका से उन्हें मिलना चाहिए, इस तरीका से मिलना चाहिए ताकि वो अपना विकास कर सकें। ऐसा ना हो कि वो कोई कुपोषित या फिर कोई ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जाएं जिससे क्या होगा, वो अपना जीवन निर्वाह सही तरीके से ना कर पाएं, ठीक है। तो बच्चों की सुकुमार अवस्था होती है, उस अवस्था को हमें ध्यान में रखना है। अगला है 39(a) समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाना, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो गरीब लोग हैं भारत में, ठीक है, तो उनको क्या है, उनको निःशुल्क यानी कि बिना पैसे के विधिक सहायता प्राप्त करवाना। आपने देखते होंगे कि यदि आपने कोई क्राइम कर दिया है और आपके पास पैसे नहीं है, मतलब अपना वकील चाहिए आपको लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो इस स्थिति में आपको सरकारी वकील मुहैया कराया जाएगा और वो सरकारी वकील होगा, आपसे 1 रुपया भी नहीं लेगा, वो निःशुल्क होगा, ठीक है। यहां तक तो ये हो गए हमारे आर्टिकल 39 तक, ठीक है। अब बात करते हैं हम, देखो मैंने यहां पर 40 नहीं लिया है। 40 क्यों नहीं लिया है, क्योंकि जो 40 है वो गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब 41 आता है इसमें। 41 क्या कहता है, काम पाने के लिए, शिक्षा पाने के लिए बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकारों को संरक्षित करना। इसका मतलब क्या है, देखो मैंने आपको शुरुआत में यही बताया था, जो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो क्यों बनाए गए हैं, ताकि इनको ध्यान में रख करके सरकार बनाएगी कानून। अब देखो इस आर्टिकल को हम उठाते हैं, ठीक है, जैसे कि यहां पे काम पाने के लिए, यानी कि यहां पे क्या होता है, व्यक्तियों के रोजगार के लिए सरकार ने कई कानून बनाए हैं, ठीक है। शिक्षा पाने के लिए, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति बुजुर्ग है तो आप देखते होंगे इसी आर्टिकल 41 का सहारा लेकर के सरकार क्या करती है, बुजुर्गों के लिए पेंशन की सुविधा देती है, ठीक है। जो वृद्धा पेंशन होती है वो आर्टिकल 41 का ही अगला रूप है, यानी 41 को सरकार ने ध्यान में रखा और 41 को आधार बनाकर क्या हुआ, जो बुजुर्गों के लिए पेंशन की व्यवस्था कर दी।
अगर कोई व्यक्ति ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसमें सरकारी सहायता की आवश्यकता है तो सरकार क्या योजनाएं बनाती है, नीतियां बनाती है, ताकि कोई व्यक्ति यदि ऐसी बीमारी से पीड़ित है, जो बीमारी कह सकते हैं जैसे विश्व स्तर पर उसको सार्वभौमिक बीमारी घोषित कर दिया हो, तो उसके लिए क्या होता है, एक ही दवाई होती है, वो सरकार की दवाई ही संचालित। जैसे कि एड्स प्रॉब्लम ऐसी है, वो क्या है, ग्लोबल डिसीज है, तो एड्स के लिए जो दवा मिलती है वो ज़्यादातर एक ही दवा होती है, कहीं से ले लो। टीबी की दवा होती है, वो सरकारी अस्पतालों में दवा फ्री मिल जाती है, ठीक है। और निःशक्तता क्या होती है, मतलब अगर कोई व्यक्ति काम करने में सक्षम नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए भी सरकार व्यवस्था करती है। लोक सहायता पाने के अधिकार को, यानी कि जो सरकारी सहायता पाने के अधिकार को बढ़ावा देता है आर्टिकल 41, ठीक है। इतना ही आपको इसमें पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। अब आर्टिकल 42 की बात करते हैं। आर्टिकल 42 क्या कहता है, काम के न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आर्टिकल 42 क्या कहता है कि जो भारत के जो हम व्यक्ति हैं, हमारे लिए जो काम की जो स्थिति, जैसे हम कहीं पर काम कर रहे हैं, तो हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर परिस्थिति हमारे अनुकूल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे कि हमको एक बंद कमरे में बैठा दिया जाए, ना तो वहाँ ऑक्सीजन हो शुद्ध और ना वहाँ रोशनी हो, तो हमें ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमें दम घुटने लगेगा, हम काम भी नहीं कर पाएंगे, और हमको काम करना भी जरूरी है, ठीक है। तो और अगला है प्रसूति सहायता का उपबंध करना, यानी कि जो महिलाओं को, जैसे कि जब महिला कोई लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो उनके लिए क्या है, कुछ सप्ताह के लिए छुट्टी दी जाती है, कुछ महीने के लिए छुट्टी दी जाती है, वो आर्टिकल 42 के अंतर्गत ही मिलती है। यानी कि ध्यान रखना, यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है और सरकार उसको छुट्टी ना दे, तो ध्यान रखना वो लेडीज सरकार पर केस नहीं कर सकती, या फिर उस विभाग पर, पर्टिकुलर विभाग पर केस नहीं कर सकती, क्योंकि ये मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है उस विभाग की, ठीक है, उस परिस्थितियों में कि उस व्यक्ति को क्या है, छुट्टी मिलनी ही चाहिए। तो सरकार जो महिलाओं को जो प्रसूति सहायता उपलब्ध कराती है, वो आर्टिकल 42 को ध्यान में रखती है, और इसी को ध्यान में रख के कानून बना दिया जाता है। अगला है अनुच्छेद 43। ये क्या है, सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी तथा जीवन स्तर बढ़ाना और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध कराना। आर्टिकल 43 बहुत सिंपल है। इसका मतलब क्या है, जो मजदूर वर्ग है, ठीक है, जो मजदूर वर्ग है वो काम करे तो उसे इतना वेतन तो मिलना चाहिए जिससे क्या होगा, वो अपना जीवन निर्वाह कर सके, मतलब उसे जीवन यापन करने में कठिनाई ना हो, और अपना जो सांस्कृतिक जो अवसर है उसको भी बेहतर तरीके से वो पालन कर सके। अब इसको एक सिंपल तरीके समझते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर कोई मजदूर काम कर रहा है, सपोज करो महंगाई के दौर में मजदूर कोई काम कर रहा है, अब मजदूर को पैसा इतना मिले कि वो अपने घर को ना चला पाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ना तो बच्चों को पढ़ा पाएगा, ना अच्छा खा पाएगा, ना अच्छी तरीके से रह पाएगा, और ना ही अपने सांस्कृतिक त्योहार होते हैं, पहनावा ओढ़ावा, उस पर ध्यान दे पाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार क्या करती है, मजदूरों के लिए कानून बनाए गए हैं, ठीक है। तो जो आर्टिकल 43 है वो मजदूरों की जो मजदूरी इतनी मिले उन्हें, ताकि वो अपने जीवन का स्तर बेहतर कर सकें, और अपने सांस्कृतिक पहनावा, उनका खाना पीना, इन सब में क्या हो, मतलब सही तरीके से इनका क्रियान्वयन हो सके। अगला है 43A, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाया गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, यदि जो मजदूर जहां पर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर जो नियम बने, जो उस फैक्ट्री में, उस कंपनी में नियम बने, तो नियमों बनाते समय उन मजदूरों का भी पार्टिसिपेट होना बहुत जरूरी है, यानी कि उनकी भी भागीदारी जरूरी है। ऐसा ना हो कि तुम जिन मजदूरों के लिए कोई भी नियम बना रहे हो और वो व्यक्ति वहां बैठा नहीं है, तो भी मजदूर जब तुम्हें अपनी परेशानी नहीं बताएगा तो आप कानून बना किसके लिए रहे हो, नियम बना किसके लिए रहे हो। तो इन्हीं को देखते हुए आर्टिकल 43A इसी बारे में काम करता है, ठीक है। अगला है 47, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा रखना तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करना, यानी कि पोषण के स्तर को ऊंचा रखना और जो हमारा स्वास्थ्य है उसको बेहतर करना, ये आर्टिकल 47 कहता है, ठीक है। अभी हमारे समाजवादी सिद्धांत हमारे कंप्लीट होते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं इनको आप अच्छे तरीके से देखोगे, और अगले पार्ट में हम जो बचे हुए DPSP जो आर्टिकल हैं हम उनको खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।